नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश, जिला गोरखपुर। गोरखपुर में थाना शाहपुर है, जिला हेडक्वार्टर से 5 साढ़े 5 किलोमीटर दूर। वहाँ पर एक मोहल्ला है, घोसी पुरवा। हुआ कुछ यूं कि 24 नवंबर की शाम को करीब 8 बजे फर्नीचर के एक दुकान के मालिक रामानंद, वो उनके यहाँ एक महिला काम करती थी। नाम था विमला जायसवाल। उम्र थी करीब 45 वर्ष। अविवाहित थी और उनके दुकान पर पिछले 10 सालों से वो काम कर रही थी। 24 तारीख की सुबह से 23 तारीख यानी शनिवार था। शनिवार की शाम को वो अपना काम धाम करके गई थी, लेकिन 24 तारीख को सवेरे 10 बजे के बाद से फर्नीचर की दुकान के मालिक रामानंद जी ने कई बार उसका फ़ोन लगाया, विमला जायसवाल का, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। दिन में भी कई बार उन्होंने फ़ोन से बात करने की कोशिश की, कोई जवाब नहीं मिला। उसकी माँ का फ़ोन लगाया, उनकी उनके फ़ोन पर भी या उससे परिचित किसी के ज़रिए उसने कोशिश की, लेकिन पता लगा फ़ोन उनका उठ नहीं रहा है। तो ख़ैर 24 तारीख की शाम को दुकान बंद करने के बाद रात कोई 8 बजे वो सीधे विमला जायसवाल के घर घोसीपुरवा पहुँचे। ये देखने के लिए कि क्या बात हो गई। शाम को तो वो ठीक-ठाक 8-9 बजे दुकान बंद करा के गई थी और सवेरे से उसके फ़ोन पर कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है। बहरहाल वो गए वहाँ, उसका दरवाज़ा पहले खटखटाया, घंटी बजाई, लेकिन भीतर से कोई भी हलचल नहीं हुई। उनको शंका हुई, आस-पास के लोगों को इकट्ठा किया, 112 नंबर यानी पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन किया कि ऐसे-ऐसे ये महिला हमारे यहाँ काम करती हैं। कल शाम को दुकान बंद करके 9 बजे के बाद ये ठीक-ठाक आई थीं, लेकिन आज सवेरे से इनका फ़ोन नहीं उठ रहा है। मैं इनके घर पर आ गया हूँ, भीतर से कुंडी बंद है, लेकिन आवाज़ लगाने पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ख़ैर उन्होंने जब पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई, तो पुलिस ने दरवाज़ा तोड़कर जब भीतर पुलिस दाखिल हुई, तो घर के भीतर माँ और बेटी यानी विमला जायसवाल और उनकी माँ शांति जायसवाल के शव पड़े हुए थे। दोनों के सिर पर बुरी तरह से किसी भारी वस्तु से प्रहार किया गया था। घर भर में खून ही खून फैला हुआ था। एकाध अलमारियाँ और जो सामान रखने की जगह होती है, वो खुले हुए भी मिले। खैर पुलिस ने ढूँढना शुरू किया। इनके शांति देवी यानी विमला जायसवाल के पिता और शांति देवी के पति का पहले ही देहांत हो गया था, काफ़ी पहले ही, आज से 20-25 साल पहले ही। और इसकी बड़ी बहन जो विमला जायसवाल की, ये शादीशुदा नहीं थी। इसकी बड़ी बहन का प्रयागराज में इसकी शादी हुई थी, खबर की गई, वो भी सवेरा होते-होते आ गई। घर में जो आला कत्ल था, एक हथौड़ा, वो मिल गया मौके पर। इससे पता लगा कि हथौड़े के प्रहार से ही माँ-बेटी के सिर पर चोट पहुँचाई गई है। लेकिन हथौड़े के हत्थे पर, बेंट पर कपड़ा लिपटा हुआ था, इसलिए उस पर कोई भी फिंगरप्रिंट पुलिस को नहीं मिला। पुलिस को बाहर से ज़बरदस्ती किसी के भीतर दाखिल होने के भी कोई एविडेंस नहीं मिले। यानी कि ऐसा नहीं था कि बाहर का कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करके, कोई व्यक्ति ज़ोर ज़बरदस्ती करके भीतर घुसा हो, हत्या की हो और उसके बाद चला गया हो। तो ये काफ़ी उलझने वाली बातें थीं। पुलिस ने आस-पास के करीब 800 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज तलाशे, 800। और फिर जितने लोगों से, 100 के करीब व्यक्तियों से पूछताछ की गई। पता लगा था माँ-बेटी अकेली रहती हैं, इनकी किसी से रंजिश नहीं है। कोई ऐसी बात जो सरफेस पर यानी
जिसका सबको पता है इस तरह की कोई बात किसी के संज्ञान में नहीं है। इसलिए इसके कारण का स्पष्ट पता नहीं लग पा रहा है कि आखिरकार क्यों इसकी या क्यों इनकी हत्या हुई होगी। बहरहाल 800 सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद एक लड़के की रात में 10 बजे संदिग्ध हालत में आना जाना इनके घर की तरफ मुड़ने वाली गली में ऐसा पता लगा कि यह आदमी जा रहा है। और फिर करीब 1.5 घंटे बाद उसी का तेज कदमों से बाहर आना भी पुलिस को उस फुटेज में दिखाई पड़ा। खैर उसकी पहचान की गई तो ये पता लगा कि इसके घर पर घर के पारिवारिक मित्र का ये लड़का है, या इस लड़के का इस घर में बहुत आना जाना है, और विमला का भी इसके घर में बहुत आना जाना है, जिसके पिता रेलवे में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं और वहीं पास में रहते हैं। लड़के का नाम रजत बताया गया, उम्र करीब 21 साल। तो पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की, बहुत से लोगों से पूछताछ हुई, उससे भी पूछताछ की गई और उसने बताया कि साहब वो तो हमारी बुआ, मैं उनको बिमला बुआ कहता था, और मैं मेरे घर में आना जाना था, उनका भी मेरे घर आना जाना था, और दुनियादारी की बातें उसने बताई। और ये बताया कि इनकी मृत्यु की सूचना जब हमको मिली, हम भी भाग के आए, अंतिम संस्कार में रहे। और सबसे बड़ी बात कि विमला की बड़ी बहन, जब उनको सूचना मिली कि उनकी माता और बहन की हत्या हुई है, वो प्रयागराज से आई तो मेरे घर ही रुकी रहीं जब तक कि अंतिम संस्कार और उससे संबंधित और जो कार्यक्रम होते हैं वो पूरे नहीं हुए, क्योंकि उनकी बड़ी बहन ने ही विमला की बड़ी बहन ने ही अपनी माँ और बहन दोनों का अंतिम संस्कार भी किया था। बहरहाल पुलिस ने जब ये देखा, फिर कॉल डिटेल देखी, फिर कॉल डिटेल में उसकी विमला से बातचीत देखी इसी रजत नाम के लड़के से, उसके बारे में पता करना शुरू किया तो पता ये लगा कि इसने अंधाधुंध पैसे इस बीच में खर्च किए हैं। वो भी उसके जो यूपीआई का अकाउंट था उसके डिटेल्स से पता लग गया कि लंबे लंबे ट्रांजैक्शंस इसने घटना के दिन के बाद से, यानी 24 नवंबर के बाद से 23 नवंबर के बाद से किए हैं। तो खैर पुलिस ने फिर उससे पूछताछ की। पुलिस के पास पूछताछ करने लायक एविडेंस आ गया था। उन्हीं एविडेंस के आधार पर जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो वो थोड़ी देर में फिर टूट गया। रजत ने उसे ये बताया कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं बीए थर्ड ईयर का विद्यार्थी हूँ, साथ ही साथ छोटे मोटे काम भी कर लिया करता हूँ ताकि मुझे मेरी ज़रूरत के पैसे मिलते रहें। उसका विमला जायसवाल के यहाँ आना जाना शुरू हुआ, दोस्ती हो गई ऐसा उसने बताया, और ये कहा कि वो महिला थी लेकिन शराब पीने की आदी थी। वो स्वयं कभी शराब की दुकान पर जाकर शराब नहीं लाती थी। वो कहती थी कि लोग अगर देखेंगे तो मेरे बारे में इधर उधर की बातें सोचेंगे, लिहाजा वो मुझसे ही शराब मंगाया करती थी। रजत ने ऐसा बताया, मुझसे शराब, मैं उसके लिए शराब खरीद कर लाता था, उसी के पैसे से फिर उसके साथ घर में बैठ के पीता भी था, और विमला भी रजत के घर आया जाया करती थी, ऐसा उसने बताया। उसने बताया कि मुझे इस बीच में पैसों की काफ़ी ज़रूरत थी। पुलिस ने पूछा, तुम्हें अचानक क्या ज़रूरत है? पिताजी तुम्हारे नौकरी पेशा हैं, तुम्हें सरकारी आवास रेलवे कॉलोनी में मिला हुआ है, आखिर ये तुम्हें अचानक इतने पैसों की आवश्यकता क्यों पड़ी? उसने बताया कि मेरी एक गर्ल फ्रेंड है जिसका हमारा संबंध 2019 से है, यानी करीब करीब 6 साल पुराना संबंध है, और मैं उसकी रेगुलर खर्चे में खुद ही वहन करता हूँ, लेकिन इस बीच में उसके पिताजी के ऊपर बहुत कर्ज हो गया है, और जिन लोगों से कर्ज इसके पिता ने लिया था वो लोग गाहे बगाहे घर पर आकर उसे परेशान करते हैं। मैंने उससे प्रॉमिस किया कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारे पिताजी का कर्जा मैं उतार दूंगा। फिर जब मैं विमला के यहाँ जाता था, मेरा उसके यहाँ जाना फिर तेज हो गया, ज़्यादा हो गया पिछले 7-8 महीनों में। मैंने धीरे धीरे उनके संपत्ति पर
उनके पैसों पर, उनके गहनों पर, एक एक चीज़ पर नज़र रखनी शुरू की, तो ये पता लगा कि शादी ब्याह में वो एक सोने का बहुत महंगा ब्रेसलेट पहन कर जाती है। तो मैंने ये अंदाज़ लगा लिया कि ये कम से कम 3 लाख, ढाई 3 लाख का ये सेट होगा, और अगर ये मैं ले आऊँ, किसी तरह से वहाँ हासिल कर लूँ, तो इससे मेरी गर्लफ्रेंड का जो कर्जा है उसके पिता का, वो भी उतर जाएगा, और जो रोज़मर्रा के खर्चों में मुझे जो उसे देना पड़ता है, वो भी पूरा हो जाएगा। काफ़ी दिनों से ये उस पे नज़र गड़ाए हुए था, नेकलेस पे कहाँ रखती हैं। जैसे वो किसी शादी ब्याह में गईं, तो वो खुद उनको वहाँ ले जाता था, घर पर लाकर छोड़ता था, और ये देखता था कि वो अपनी नेकलेस को कहाँ उतार कर रखती है। फिर 2 बार इसने ये कोशिश की कि किसी तरह से वो उस नेकलेस को मैं चोरी करके ले आऊं, लेकिन हर बार वो असफल रहा, ऐसा उसने पुलिस को बताया। 23 नवंबर को शाहपुर की एक दुकान से रजत ने 1 बोतल रम खरीदी, और ये सोचा कि रम पिलाकर बिमला के घर का ये माल मैं साफ कर दूंगा। माल का मतलब जो उसका नेकलेस है, कुछ गहने और हैं, और कुछ पैसा कैश वो इकट्ठा करके जहाँ रखती थी, उसकी भी मैंने जांच पड़ताल उसके घर में आते जाते कर ली थी। फिर वो रात में 10 बजे बिमला के घर पहुंचा, रम की वो बोतल लेकर। बाहर के कमरे में सोफे पर बिमला जायसवाल की माँ शांति जायसवाल, उम्र जिनकी करीब करीब 85-90 साल की होगी, वो वहाँ पर सोफे पर लेटी थी। उन्होंने रजत से उसका हाल चाल पूछा कि कैसे हो बेटा, क्या है, इस तरह की बातें सामान्य वाली, और बस खड़े खड़े ही उनका जवाब देकर ये सीधा विमला के बेडरूम में दाखिल हो गया। वहाँ पर उसने ये बताया कि मैंने कॉल करके माँ से अपने लिए पराठे बनवाए थे, तो अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है, तुम चली जाओ माँ से, वहीं से 200 मीटर की दूरी पर उसका भी घर था, माँ से पराठे ले आओ, फिर बैठ कर यहीं पिएंगे और पराठा खाकर यहीं सो जाएंगे, ऐसा उसने बताया पुलिस को। फिर करीब करीब 10:56 पर बकौल इस मुलजिम के, कि 10:56 पर वो मेरे घर से मेरे बनवाए हुए पराठे को लेकर लौटी विमला जायसवाल। फिर मैंने उसे शराब का एक पैक बनाया। उसे पीने के बाद भी विमला को कोई नशा नहीं हुआ। मैंने करीब 20 मिनट तक उसके नशे में आने का इंतज़ार किया, और जब देखा कि इसे नशा नहीं हो रहा है, तो उसी के कमरे में रखे हुए हथौड़े से उसके सिर पर वार किया। पहले वार में थोड़ी बहुत चूक हुई, आगे पीछे हो गया, तो वो चिल्लाने लगी। फिर मैंने लगातार उसके सिर पर तब तक प्रहार किया, तब तक उसे हथौड़े से मारा, जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। लेकिन इस बीच में उसके चिल्लाने से उसकी माँ ने पूछा कि क्या बात हो गई, किस बात पर झगड़ा कर रहे हो। तो इसे लगा कि इसको मार डाला है, अब इसकी कल को पुलिस आएगी तो इसकी माँ बताएगी कि ये रजत उसके बेडरूम में गया था, फिर पुलिस मुझे पूछेगी और मैं इसमें फंस जाऊंगा। तो तुरंत मेरे दिमाग में ये आया कि इसलिए शांति देवी को भी मार देना ही ठीक होगा। वही हथौड़ा लेकर वो निकला, और उसने सोफे पर लेटी हुई शांति देवी के सिर पर भी कई बार हथौड़े से मारकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद इत्मीनान से वो नेकलेस जहाँ मुझे अंदाज़ा था वहीं मिल गया, और कैश जहाँ पैसा रखा हुआ था वो भी मिल गया। ये दोनों ही चीज़ें लेकर मैं वहाँ से घर चला गया और जाकर सो गया। दूसरे दिन बड़े आराम से शहर में इधर उधर घूमता रहा। सवेरे ही जाकर गर्लफ्रेंड को 1.5 लाख रुपए दे दिए। 4 लाख रुपए कैश उसको वहाँ से मिला था। अपने पिता को भी मैंने 50,000 रुपए दे दिए, और जो नेकलेस वहाँ से चोरी किया था उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा काट कर एक दुकान में उसे गलवा दिया और उसे अपने पास रख लिया। सोमवार को घर से
शांति देवी और उसकी बिमला की लाश मिली। शाम को वही जब बिमला के जो फर्नीचर की दुकान के मालिक थे वो जब वहाँ पहुँचे, पुलिस को बुलाया और वहाँ दोनों की लाश मिली। तो उसके बाद भी जब आसपास के बहुत से लोगों के से पूछताछ हो रही थी तो पुलिस ने रजत से भी पूछताछ की थी। तब उसने पुलिस को ये बताया था कि वो बुआ की तरह मानता था, वो भी मुझे बहुत मानती थी, शांति देवी भी बेटे की तरह मानती थी। ये कह के रजत पुलिस के सामने फूट फूट कर रोने लगा। बयान नोट करके पुलिस ने उसे घर जाने दिया। इसके बाद शांति देवी की बड़ी बेटी सुशीला वो गोरखपुर पहुंची। राजघाट जाकर उसने अपनी माँ और बहन का दाह संस्कार किया। उस समय भी रजत वहाँ मौजूद था और सुशीला जब लखनऊ से, इलाहाबाद नहीं लखनऊ में ब्याही थी, तो लखनऊ से आकर रजत के घर पर ही रुकी थी। लेकिन रजत ने किसी को भी जरा सा भी एहसास नहीं होने दिया कि उसने कौन सा कांड किया है। खैर एसपी सिटी ने बड़ी इसमें मेहनत की। अभिनव त्यागी जी हैं वहाँ पर, यंग बैच के अफसर हैं और उन्होंने कई टीमों को लगाया था। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खुद देखी थी और करीब 800 सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद एक जगह जब रजत का आना जाना मिला तभी पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की और अभी कल ही ये गिरफ्तारी हुई है, कल या परसों शाम को। आज की घटना देखिए, घर में 2 महिलाएं अकेली रहती थी और एक लड़के का घर में आना जाना यानी फ्री एक्सेस था। मैं बार बार 2500 घटनाओं में ये बता चुका हूँ कि जिस घर में भी महिलाएं, लड़कियां या बच्चियां हों वहाँ किसी को भी फ्री एक्सेस नहीं देनी चाहिए। किसी को मतलब किसी को भी, नात हित रिश्तेदार दोस्त, बच्चों के दोस्त, किसी को भी फ्री एक्सेस नहीं होनी चाहिए। घर में जब मर्द मौजूद हों तभी किसी का आना जाना घर के भीतर स्वीकार किया जाए, कोई भी हो, कितना भी सगा हो, लेकिन नहीं आने जाने देना चाहिए। फ्री एक्सेस का मतलब है कि किसी का बेरोक टोक किसी के घर आना जाना। अब हत्यारा इस घर के कितना नज़दीक था आप इसी से समझिए कि बिमला रजत से ही शराब बाजार से मंगवाती थी, अपना पैसा देके उससे मंगवाती थी और चूंकि वो शराब उसके लिए लेकर आता था इसलिए खुद भी पीती थी और उसको भी पिलाती थी। दोनों साथ बैठकर शराब पिया करते थे। घटना वाली रात भी वो घटना वाली रात वो अपने पैसे से शराब लेकर आया था क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। रात में 10 बजे वो शराब लेकर पहुंचा। बिमला की माँ बाहर के कमरे पर सोफे पर लेटी हुई थी। हल्की फुल्की बातचीत हुई और सीधे वो बिमला के बेडरूम में दाखिल हो गया। अब आप अंदाज लगाइए कि फ्री एक्सेस का क्या मतलब है। चला गया, सीधे चला गया और रजत ने बिमला से कहा कि मैंने घर पे अपनी माँ को पराठा बनाने के लिए कहा था, पराठा जाके ले आओ। तो बैठकर फिर शराब पीते हैं और पराठा खाते हैं। खैर वो गई भी और वहाँ से पराठा ले आई, फिर शराब पीना शुरू किया। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी जान पहचान रही होगी, कितनी गहरी जान पहचान रही होगी और एक दूसरे पर कितना विश्वास करते थे ये दोनों। विमला अब इस दुनिया में नहीं है इसलिए उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी करना मेरे लिए सर्वथा अनुचित होगा। पर आप जरा सोचिए कि एक महिला, उम्र कितनी भी हो, एक पुरुष एक कमरे में यानी घर के बेडरूम में, सुरक्षित घर के बेडरूम में हो, एक साथ शराब पिएं, खाना खाएं। वो भी सिर्फ ऐसा नहीं कि घटना वाले दिन ऐसा हुआ, ऐसा अक्सर होता था कि अक्सर वो शराब मंगाती थी और अक्सर बेडरूम में दोनों अकेले होते थे, बैठकर शराब पीते थे। अब उस दिन तो वो 11 बजे पराठा ही लेकर आई रजत के घर से। 11:30 बजे तक पीने पिलाने का सिलसिला चलता रहा होगा दोनों। और इसके पहले, घटना के पहले जब ऐसा रहता होगा तो जब दोनों नशे में रहते होंगे तो माँ को भी कोई आपत्ति नहीं थी। माँ
एंट्री के समय ही जो कमरा है उसमें सोफे पर लेटी थी, उसी के सामने वो बेडरूम में गया। माँ ने कोई आपत्ति नहीं की। इसका मतलब वो हमेशा इसी तरह से आया जाया करता है। तो बुजुर्ग माँ को कोई आपत्ति नहीं थी कि बेडरूम में क्या होता रहा होगा, ये आप विचार करिए। एक महिला, एक पुरुष, उम्र को हटा दीजिए रास्ते से, बेडरूम में शराब पी रहे हैं, फिर उसके बाद खाना खा रहे हैं, कभी कभी वहीं रुक भी जा रहे हैं। तो उस रूम में क्या होता होगा, इसके लिए किसी रॉकेट साइंस का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। आप समझ गए होंगे कि वहाँ पर क्या कुछ होता रहा होगा। ये भी हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे को भाई बहन की तरह मानते हैं। देखिए, चूंकि महिला है नहीं इस दुनिया में, इसलिए किसी बात को स्पष्ट रूप से कह देना ये उचित नहीं है। माँ भी नहीं है, इसलिए और भी ये उचित नहीं है। तो दोनों हो सकता है एक दूसरे के को भाई बहन मानते हों, और जिस लड़की से 6 साल का से रिलेशन में था ये लड़का, ये अपराधी रजत, यानी जब उसकी 17-18 साल की उम्र रही होगी, तब से उसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए उसने अपनी बहन के रिश्ते जैसी लगने वाली महिला की ऐसी निर्मम हत्या की कि और कोई सबूत न बचे इसके लिए, कोई गवाह न बचे इसके लिए उसकी माँ की भी निर्मम हत्या कर दी। काहे से? हथौड़े से कूच कूच कर हत्या कर दी। तो ये सामान्य मानसिकता का व्यक्ति नहीं कर सकता, नहीं रजत सामान्य मानसिकता का व्यक्ति हो सकता है। और इन्हीं कारणों से मैं उस समय अभी मैंने जब आपको बताया कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि रजत और विमला के बीच और भी संबंध रहे होंगे। रजत ने अपनी गर्लफ्रेंड की ज़रूरतों को तो वो पूरा करता ही था, उसको पूरा करने के लिए ही ये 2 हत्याएं की। साथ ही साथ लड़की के परिवार का कर्जा भी उसे उतारना था। उसका भी मतलब वो बिल्कुल जैसे ये है ना कि वो गर्लफ्रेंड और उसके पूरे परिवार के वेलबींग का वो अकेला स्तंभ था। हाँ, उसके घर में, उसके घर की हालत भी उसको सुधारनी थी, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी ये बॉयफ्रेंड निभा रहा है, तो लड़की वालों को भी सब पता रहा होगा कि रजत और उसके घर की लड़की के बीच क्या संबंध है, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। और लड़की के घर वालों ने ये कभी नहीं पूछा कि अचानक इतने पैसे कहाँ से आए। 1.5 लाख रुपए उसके बाप को दे दिया, 1.5 लाख रुपए का एक मोबाइल अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया, और भी जो छोटी मोटी ज़रूरतें थीं वो एक ही दिन में सब उसने ला के जो जो उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा वो सारा ला के उसे उपलब्ध करा दिया। पूरा घर ये भी जानता था कि रजत का विमला के घर बहुत आना जाना है, विमला का भी रजत के घर आना जाना है। लड़की और लड़की के पूरे परिवार को पता था। इस बीच में विमला की हत्या हुई, अखबारों में निकला, शहर में भी चर्चा का विषय बना। ये भी निकला अखबारों में कि कुछ कीमती जेवरात और पैसे भी घर से गायब हैं। बड़ी बहन ने जब वो लखनऊ से आई तो उसने बताया कि ये सामान घर से गायब हैं। तो ये बात भी लड़की के घर वालों को पता थी, लड़की का मतलब रजत की गर्लफ्रेंड के घर वालों को। लेकिन किसी ने भी उसके इतने पैसे खर्च करने पर या इतना पैसा लाकर देने पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया, कि कोई सवाल ही नहीं पूछा। तो सबको अपने अपने से मतलब था। ये दुनिया ही मतलबी है। एक निर्गुण कभी मेरे कान में गूंजा था, ढूंढ के मैंने उसका लिंक निकाला है, उसको सुनिएगा कि ये दुनिया है मतलब की। निर्गुण एक प्रकार का भजन होता है, भजन का एक प्रकार है। तो उसका लिंक मैं कम्युनिटी में दे रहा हूँ, आप इसको सुनिएगा कि किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है, मतलबी हैं सिर्फ उनको इस दुनिया में सब मतलब के आ रहे हैं। उसका मतलब सध रहा हो तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है ये कभी कोई पूछने की उसे ज़रूरत नहीं होती है। आशा है आप निर्गुण सुनिएगा, आशा है
आपको इस निर्गुण के जो शब्द हैं, जो इसके बोल हैं, वो आपको कुछ न कुछ सीख जरूर दे जाएंगे। आशा है आप मेरी इन सारी बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।